गुड इवनिंग दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक के साथ में। रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम है कारेल कैपेक। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वास्तविक रूप से जो व्यक्ति है जिसने इस शब्द को यूज किया वास्तविक रूप से, तो उसका नाम क्या है? जोसेफ कैपेक। तो ये चीज अपन को जरूर याद रखनी है कि रोबोट टर्म सबसे पहले किसने दिया? कारेल कैपेक ने अपने एक नाटक में इसको सबसे पहली बार यूज किया था, RUR में। परंतु वास्तविक रूप में रोबोट टर्म उनके छोटे भाई ने दिया था जिनका नाम है जोसेफ कैपेक। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी कि रोबोट टर्म जो है वो दो लोगों के द्वारा दिया गया है, दोनों ही भाई हैं। एक ने नाटक में यूज किया और एक ने वास्तविकता में उस टर्म को दिया था। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। रोबोट शब्द की निष्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो निश्चित रूप में रोबोट शब्द की जो निष्पत्ति है वो स्लैव भाषा से हुई है। और स्लैव भाषा जो है ये पूर्वी यूरोप, स्पेशली जो चेक गणराज्य है वहां पर बोली जाती है, क्योंकि इस भाषा को जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं जोसेफ कैपेक और कारेल कैपेक, ये दोनों के दोनों चेक गणराज्य से संबंधित एक बहुत अच्छे नाटककार हैं। रोबोटिक टर्म्स को सबसे पहले किसने दिया था, या रोबोटिक शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो रोबोटिक टर्म जिसने सबसे पहले यूज किया उसका नाम है आइजैक असीमोव। आइजैक असीमोव के नाम एक और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी हुई है कि इन्होंने रोबोटिक्स टर्म के अलावा रोबोटिक्स के 3 नियम भी दिए थे। तो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि रोबोटिक्स के 3 नियम किस व्यक्ति ने दिए हैं? आइजैक असीमोव। अब मैंने इस स्लाइड को कल आपको बोला था कि इस स्लाइड को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है। अब जरा जल्दी से, ये स्लाइड जो है इसको मैंने बहुत आसान कर दिया है इस डायग्राम में, इसको जरा एक बार आप देखिए। आइजैक असीमोव ने एक उपन्यास लिखा है, द नेम इज लायर। और आइजैक असीमोव ने 2 किताबें लिखी हैं। पहली किताब है रन अराउंड और दूसरी किताब है आई रोबोट। तो आप खुद देख लीजिए जरा। सबसे पहले उपन्यास लायर में उन्होंने रोबोटिक्स टर्म दिया था और सबसे पहली किताब रन अराउंड में भी उन्होंने रोबोटिक्स टर्म यूज किया था। मतलब रोबोटिक्स टर्म को एक किताब और एक उपन्यास में यूज किया है। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि रोबोटिक्स के जो 3 नियम हैं वो किस किताब में समराइज हैं, तो उस किताब का नाम रन अराउंड नहीं होगा मेरे भाई, उस किताब का नाम होगा आई रोबोट। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि रोबोटिक्स टर्म को देने वाले व्यक्ति जो हैं आइजैक असीमोव, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक उपन्यास लिखा है। आप खुद देख लीजिए, उपन्यास लायर में रोबोटिक्स टर्म है और रन अराउंड में रोबोटिक्स टर्म है, जबकि आई रोबोट में रोबोटिक्स के कितने रूल हैं? 3 रूल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को आगे बढ़ाने वाला केंद्र हिंदुस्तान में कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में है। और मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि कायरो को हम इस नाम से भी जानते हैं कि भारत की रोबोटिक प्रयोगशाला जो है कायरो कहलाती है, और इसका विनिर्माण हो रहा है या इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1986 से। तो ये चीज अपन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब यदि मैं आपसे पूछूं एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रोबोटिक्स का पिता किसे कहते हैं? बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से आप ये स्लाइड देख लो, क्योंकि इसी स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर आप आराम से मुझे जवाब दो कि रोबोटिक्स का जो पिता है, निश्चित रूप में 2 व्यक्तियों का नाम आपको सामने दिख रहा होगा, कल मैंने समझाया भी था आपको। इसमें पहला नाम है जॉर्ज सी डेबोल और दूसरा नाम है इंजेल बर्गर। निश्चित रूप में कंफ्यूजन होना लाजमी है इन 2 नामों में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली रोबोट निर्माण की जो कंपनी है नाम है उसका यूनिमेशन। और यूनिमेशन कंपनी ने ही सबसे पहला रोबोट बनाया था, श्रमिक रोबोट, जिसका नाम है यूनिमैट्स। तो यूनिमैट्स फर्स्ट रोबोट है, यूनिमेशन कंपनी है, और इसको बनाने के लिए जो रियलिटी में जिसने पैसा लगाया है या जिसने इस कंपनी को स्टार्टअप दिया, द नेम इज इंजेल बर्गर। तो इंजेल बर्गर ही दरअसल वो व्यक्ति है जिसको रोबोटिक्स का हम पिता कहते हैं। परंतु जिस व्यक्ति ने आइडिया दिया, जिस कारण से इंजेल बर्गर अपने काम को आत्मसात कर पाए, उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज सी डेबोल। तो जॉर्ज सी डेबोल जो है, इनको रोबोट का पितामह कहते हैं, जबकि रोबोट का जनक या पिता किसको कहते हैं? इंजेल बर्गर को। अब ध्यान से समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब भी हम बात करते हैं कि फर्स्ट रोबोट कौन सा है और सबसे पहला रोबोट जो है किस कंपनी ने बनाया था, तो सब लोग इसका प्रॉपर जवाब भी देते हैं कि यूनिमेशन फर्स्ट कंपनी है और यूनिमेट्स फर्स्ट रोबोट है। अब जरा खुद देखिए, पहला क्वेश्चन बनेगा किस सन में बना था यूनिमेट्स? तो ये मैंने कल आपको पहले ही पढ़ाया था, 1954। परंतु कई बार कई किताबों में
फर्स्ट रोबोट जो है वो यूनिमेट्स को नहीं मानते हैं, या ऑप्शन में जब यूनिमेट्स ना दिया हो तो फिर आपको ये टेल बॉक्स वर्ड जरूर दिया होगा। तो याद रखिएगा 1954 में यूनिमेट्स जो एक श्रमिक या लेबर रोबोट था वो बना था। लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे पहला रोबोट कौन है और यूनिमेट्स ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको टेल बॉक्स ऑप्शन में दिया होगा, जिसको WEC कंपनी ने बनाया था। तो WEC कंपनी ने वर्ष 1926 में टेल बॉक्स नाम का फर्स्ट रोबोट बनाया था। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे जो लीक से थोड़ी से हटके होंगे, इनके बारे में भी अपन बहुत अच्छे से चर्चा करते चलेंगे, और इनको लास्ट में मैं अलग से क्या कर दूंगा, आपको समराइज करा दूंगा एक सिंगल नोट पे। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सैन्य रोबोट है? कि सैन्य रोबोट जो है वो है बिग डॉग। लेकिन DRDO ने भी एक रोबोट बनाया है जिसको सेना यूज करती है, और स्पेशली विस्फोटकों का पता लगाने के लिए, एक्सप्लोसिव का पता लगाने के लिए, और शत्रु पक्ष के बीच में भेजकर इससे धमाका कराया जा सकता है, या युद्ध की क्षतिपूर्ति को कम समय में पूर्ण करके युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। तो नाम है DRDO द्वारा बनाए गए रोबोट का दक्ष। तो इसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो ये अपन को याद रखना है बहुत अच्छे से। अब इसके बाद रोबोटिक सर्जरी कब हुई हिंदुस्तान में? तो इसमें आपको ईयर याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है 2011। थाइमस ग्रंथि जो है उसको माइस्थीनिया ग्रेविस रोग से बचाने के लिए पहली रोबोटिक सर्जरी की गई थी। यदि मैं बात करूं दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने रोबोटिक सर्जरी के जरिए आंख की कॉर्निया का सफल इलाज किया, तो आंसर है ब्रिटेन। तो ये दो चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है और इनको ध्यान में भी रखना है कि यदि आपके शरीर का कोई अंग कट जाए या युद्ध में कई बार अंग छत विछत आपका हो जाए, तो फिर आपको आर्टिफिशियल ऑर्गन लगाए जाते हैं या आपको प्रोस्थेटिक अंग लगाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं वो जिस तकनीक पे काम करते हैं उसी को कहते हैं प्रोस्थेटिक टेक्निक। जैसे इस पर्टिकुलर चित्र में ये व्यक्ति जो पैर से चल रहा है, इस व्यक्ति का हाथ कट जाने के बाद जो अपने हाथ का ये मूवमेंट कर पा रहा है, तो ये कहलाती है प्रोस्थेटिक टेक्निक। और इसी प्रोस्थेटिक टेक्निक जो है इसी में रोबोटिक्स के लॉ भी यूज होते हैं। हालांकि ये प्रोस्थेटिक टेक्निक जो है ये इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड की दो सहगामी शाखाओं को मिलाकर बनाई गई है, जिस वजह से प्रोस्थेटिक टेक्निक को हम यूज करते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विकलांगता को किस टेक्निक ने हराया है जो रोबोटिक के सिद्धांत पे बेस है, तो ये वर्ड आपको याद रखना होगा प्रोस्थेटिक। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि इस टेक्निक के आविष्कारक हैं जिनका नाम है चार्ल्स रेडक्लिफ। क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इसरो द्वारा विकसित वह रोबोट जिसे चंद्रयान 2 में यूज किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑर्बिटर, लैंडर, रोबर या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब जरा देख लीजिए, क्या है इस सवाल का सही जवाब। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इसरो द्वारा बनाया गया वो रोबोट जिसको चंद्रयान 2 में हमने यूज किया, उसका नाम है रोबर। क्लियर है? अब जरा इसकी डिटेलिंग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 हमने किया है 22 जुलाई 2019 को। तो चंद्रयान 2 में हमने क्या किया था, सबसे पहले तो आप ये डेट याद रखें जो आपको सामने दिख रही है, 22 जुलाई सन 2019 को हमने एक प्रक्षेपण यान लिया। उस प्रक्षेपण यान को कहते हैं इसरो का बाहुबली। और इसरो का बाहुबली मतलब GSLV मार्क थर्ड। और GSLV मार्क थर्ड के सबसे टॉप में हमने तीन चीजें सेटअप की। पहला ऑर्बिटर, दूसरा विक्रम लैंडर और तीसरा है प्रज्ञान रोवर। और इन तीन चीजों को PGSLV मार्क थर्ड के जरिए हमने चंद्रमा की कक्षा के चारों तरफ पहुंचाकर और इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हमने प्राप्त भी किया। अब कैसे, जरा समझना। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि चंद्रयान 2 में जो तीन महत्वपूर्ण उपकरण थे उनमें से पहला था ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का जो काम होता है कि चंद्रमा के चारों तरफ घूम घूम कर उसकी फोटो लेकर हमको उसकी पिक्चर भेजना, मतलब रिमोट सेंसिंग में यूज होने वाली जो चीज है वो ऑर्बिटर कहलाती है। इसका काम होता है चंद्रमा के चारों तरफ घूमकर उसकी पिक्चर हमको देगा। ऑर्बिटर के अंदर ही होता है लैंडर। अब याद रखिएगा लैंडर जो होता है इसी के ठीक अंदर होता है रोवर, और यही रोवर को इसरो ने बनाया था और यही रोबोटिक सिद्धांत पे काम करता है। अब लैंडर और रोवर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जिस चीज के अंदर भी रोवर रहता है उसका नाम है लैंडर, और लैंडर का नाम चंद्रयान 2 में हमने अंतरिक्ष विज्ञान के पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा था।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रयान 2 में जो लैंडर है जिसके अंदर रोवर सेटअप होता है, उस लैंडर का नाम हमने किस अंतरिक्ष विज्ञानी के नाम पर रखा जिसने इनकोस्पार और इसरो जैसे संगठन बनाकर भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में काफी ऊंचाई और बुलंदियों तक पहुंचाया था? तो द पर्सन इज विक्रम साराभाई। तो उनका पूरा नाम है डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। तो उन्हीं के नाम पर लैंडर का हमने नामकरण किया। परंतु जो चंद्रमा के धरातल पर चलकर हमको इंफॉर्मेशन देता, मतलब वो चलित उपकरण जो चंद्रमा के धरातल पर चलता और हमको वहां की मिट्टी और अवशेषों के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता, हालांकि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाई, उसी रोवर का नाम हमने रखा था प्रज्ञान के नाम पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, यही दरअसल में वह भ्रमणकारी यंत्र है जो इसरो के द्वारा बनाया गया था और यही दरअसल में रोबोटिक सिद्धांत पर बेस्ड था। तो हमारे इस सवाल का जो जवाब है कि चंद्रयान 2 में हमने जिस रोबोटिक सिद्धांत पे बेस उपकरण को चुना था या लिया था वो रोवर है। और रोवर जो है उसका नाम किस नाम पर आधारित है? प्रज्ञान के नाम पर आधारित है, जबकि लैंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर आधारित है। और यदि मैं बात करूं कि लैंडर और रोवर ये दोनों के दोनों किसके अंदर सेटअप थे, तो ये ऑर्बिटर के अंदर सेटअप थे। और ऑर्बिटर का काम होता है चंद्रमा के चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा करके हमको इमेजेस लगातार वो देता रहता है। तो इस तरह से इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा प्रज्ञान रोवर। इसके बाद चलते हैं आगे, मानव के समान दिखने वाला रोबोट। तो मानव के समान जो रोबोट दिखता है उसका नाम नो डाउट ह्यूमनाइड रोबोट है। लेकिन ह्यूमनाइड रोबोट के साथ साथ में उसी को वाइपर्ड रोबोट भी कहते हैं, जिसको हम यूज करते हैं बहुत सारे कार्यों में। तो एक सिंपल सी चीज है कि मानव के समान जो रोबोट दिखता है उस रोबोट का नाम क्या है। और यदि ऑप्शन में जनरली ह्यूमनाइड रोबोट ऑप्शन में ना हो तो आप खुद देखें कि उस सवाल का जो जवाब होगा फिर वो होगा वाइप्ड रोबोट, या कई किताबों में उसे वाइपर्ड रोबोट के भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ फिर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसको जरा जल्दी से मैं बता रहा हूं। जैसे होंडा एक कंपनी है, होंडा कंपनी ने बनाया था असीमो रोबोट, तो याद रखेगा ये कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ वाइपर्ड रोबोट। और सोनी कंपनी ने भी बनाया था क्वारियो, और ये भी दरअसल में एक प्रकार का क्या है, वाइपर्ड रोबोट है। तो इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है कि इंसानों के समान जो रोबोट दिखता है उसको ह्यूमनाइड रोबोट तो कहते हैं, लेकिन ह्यूमनाइड रोबोट के अलावा भी उसके लिए जो वास्तविकता में वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड है वाइपर्ड रोबोट, जिसको हमको बहुत बहुत अच्छे तरीके से दिमाग पे रखना है। तो होंडा कंपनी ने असीमो रोबोट बनाया था और सोनी ने क्वारियो बनाया था, यही दरअसल में वाइपर्ड रोबोट के एग्जाम्पल भी हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन। अब आते सबसे महत्वपूर्ण चीज की तरफ, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट, मतलब ह्यूमनाइड रोबोट वह रोबोट होता है जो इंसानों की तरह दिखता है, और न केवल इंसानों की तरह दिखे बल्कि इंसानों की तरह समस्याओं को सोचे विचारे और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देकर उन समस्याओं को क्या भी करे, सॉल्व करे। तो जरा जल्दी से बताना इस सवाल का जवाब क्या होगा कि विश्व का सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट कौन है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहला ह्यूमनाइड जो रोबोट है वो सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट सोफिया नहीं है मेरे भाई। सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट जो है वो वाबोट है, और वाबोट जो है वो बना था 1972 में। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लिए कि ज्यादातर लोग जो सोफिया आंसर दे रहे हैं, सोफिया दरअसल में इस दुनिया का सबसे बेहतर ह्यूमनाइड रोबोट है। प्रथम ह्यूमनाइड रोबोट नहीं है, सबसे बेहतर ह्यूमनाइड रोबोट सोफिया है, लेकिन सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट जो है वो वाबोट 1972 में बना था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी डिटेलिंग। जब आप डिटेलिंग हल करेंगे तो आपको यहां पर 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप बहुत आराम से इत्मीनान से, मैं जो डिटेलिंग बता रहा हूं पहले आप उसको सुने और उसको माइंड में सेट करें। रोबोट निर्माण की जो सबसे पहली कंपनी है नो डाउट उसका नाम है यूनिमेशन। और यूनिमेशन कंपनी जो है उसमें एक व्यक्ति है जिसको पितामह कहा जाता है रोबोटिक्स का, नाम है जॉर्ज डेबोल। जॉर्ज डेबोल वो व्यक्ति है जो इंसानों की तरह दिखने और इंसानों की तरह प्रतिक्रिया देने वाले रोबोट के निर्माण की तरफ चल पड़े, और उन्हीं ने बनाया था सन 1972 में जापान की वासेदा यूनिवर्सिटी की सहायता से एक रोबोट जिसका नाम है वाबोट। तो ये वाबोट जो लगभग इंसानों के जैसा दिखने वाला पहला रोबोट है, इसको जॉर्ज डेबोल ने बनाया था।
1972 में बनाया था और वासेदा यूनिवर्सिटी की सहायता या वासेदा विश्वविद्यालय जो जापान है उसकी सहायता से बनाया गया था। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया का पहला रोबोट कौन सा है, ध्यान रखिएगा, इस दुनिया का जो सबसे पहला रोबोट है, हमने कल पढ़ा था 1954 में बना था, वो यांत्रिक रोबोट था या श्रमिक रोबोट था जिसका नाम क्या है, यूनिमैट। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे पहला जो ह्यूमनाइड रोबोट है तो वो है दरअसल में कौन, तो याद रखिएगा वाबोट। और किस सन में बना था वाबोट, 1972 में बना था और वासेदा विश्वविद्यालय जापान की सहायता से जॉर्ज डेबोल ने वाबोट को बनाया था। कि विश्व का सबसे पहला रोबोट कौन है, आंसर है यूनिमैट। और यूनिमैट रोबोट किस सन में बना था, 1954। ये हो गए दो क्वेश्चन। अब आता अगला क्वेश्चन, इस दुनिया का सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट कौन है, तो याद रखिएगा ह्यूमनाइड रोबोट है वाबोट। किस ईयर में बना था, 1972 में। लेकिन यदि मैं पूछूं कि जितने भी ह्यूमनाइड रोबोट हैं अभी तक बने हैं 2021 तक, उनमें सबसे बेस्ट ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा है, या सबसे उन्नत ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा है, या सबसे अच्छा ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा है, तो आंसर है सोफिया। और सोफिया की मैन्युफैक्चरिंग की गई थी 2016 में। हांगकांग की कंपनी है हेंसन, हांगकांग की जो कंपनी है उसने बनाया था दरअसल में सोफिया को, ठीक है। और एक है सेंकी रोबोट। तो सेंकी रोबोट वो सबसे पहले रोबोट हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने यूज करना शुरू किया 1960 के बाद। तो ये 4 क्वेश्चन हैं और चारों के साथ में उनके ईयर देकर 4 आंसर, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन है। कि सेंकी वो पहला रोबोट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनबिल्ट किया गया। सबसे उन्नत जो रोबोट है ह्यूमनाइड रोबोट वो सोफिया है। सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट है वाबोट और सबसे पहला रोबोट है यूनिमैट। तो सबसे पहला रोबोट यूनिमैट कब बना था, 1954 में। सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट कब बना था, 1972 में। सबसे उन्नत ह्यूमनाइड रोबोट कब बना था, 2016 में। और सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस रोबोट में डाली गई थी, द नेम इज सेंकी, वो बना था 1960 के बाद। सबसे पहली चीज अपन को ये दिख रही है कि इंसानों की तरह जो दिखते हैं वो ह्यूमनाइड रोबोट कहलाते हैं। जैसे एक मूवी आई थी जिसका नाम है रोबोट, और रोबोट में रजनीकांत ने एक कैरेक्टर प्ले किया था चिट्टी का। तो दरअसल में केवल और केवल इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट को ह्यूमनाइड रोबोट नहीं कहते, बल्कि उनकी तरह सोच समझकर बर्ताव करने वाले रोबोट को ह्यूमनाइड रोबोट कहते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि जो रोबोट कहलाते हैं ह्यूमनाइड रोबोट, वो बनते कैसे हैं, तो साधारण रोबोट में यदि हम एक प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनबिल्ट कर दें तो फिर हमारे सामने रोबोट की जो कैटेगरी बनकर सामने आती है वही कहलाती है इंटेलिजेंट रोबोट या ह्यूमनाइड रोबोट। तो ह्यूमनाइड रोबोट सबसे पहला कौन सा था, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट है वाबोट 1972। अब देखो ध्यान से समझना जरा, यदि अपन से क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट कौन है और ऑप्शन में वाबोट यदि ना हो तो फिर इलेक्ट्रो 1937 जरूर देगा और आपको इसी आंसर को क्लिक करना है। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आजकल दिए जाते हैं कि जो मेन आंसर है उसको स्ट्रीम से हटा दिया जाता है और जो दूसरा जो राइट आंसर जिसको कई बार विवादों के साथ में भी इंक्लूड करते हैं तो फिर वही चीज क्लियर होती है। लेकिन अभी यदि आपसे कभी भी पूछा जाए कि वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट कौन है तो आंसर याद रखेगा वाबोट 1972 में बना था। जॉर्ज डिवोल की यूनिमेशन कंपनी ने बनाया था। जापान के अनुसंधानकर्ताओं ने इसमें मदद दी थी। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रो जो है, ये इलेक्ट्रो भी दरअसल में पहला ह्यूमनाइड रोबोट माना जाता है, लेकिन यदि वाबोट ऑप्शन में ना हो तब हम इसको क्लिक करेंगे या टिक करेंगे। अब इसी कैटेगरी में आता है सोफिया। सोफिया जितने भी ह्यूमनाइड रोबोट हैं उनमें सबसे बेहतर, सबसे उन्नत है और जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था या ये बना था 2016 में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मानव के जैसा दिखने वाला विश्व का सबसे बुद्धिमान रोबोट कौन सा है, तो आंसर है उसका सोफिया। याद रखेगा, सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट वाबोट और सबसे बुद्धिमान ह्यूमनाइड रोबोट कौन है, सोफिया। लेकिन जब सोफिया को अपन आगे पढ़ेंगे, एक कंट्री है जिसका नाम है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने सोफिया को अपने देश की नागरिकता भी दी है। तो जब सोफिया को नागरिकता दी जा रही थी सऊदी अरब में फर्स्ट सिटीजनशिप के रूप में, रोबो के रूप में, तो एक रोबोट है उसके निर्माण का काम हिंदुस्तान में शुरू हुआ और उसका नाम है रश्मि। तो रश्मि दुनिया का वो पहला रोबोट है जो हिंदी भाषा बोलता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व या भारत का पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट कौन सा है, तो आंसर है रश्मि।
तो ये दरअसल में जो वाबोट हो गया, सोफिया हो गया, रश्मि हो गया, ये सभी के सभी दरअसल में क्या कहलाते हैं? ह्यूमनाइड रोबोट कहलाते हैं। अब जरा जल्दी से देखते हैं कि ह्यूमनाइड रोबोट में सोफिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उसको जरा पहले अपन क्लियर कर लेते हैं सोफिया के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मानव के जैसा दिखने वाला जो सबसे उन्नत ह्यूमनाइड रोबोट है, तो याद रखेगा इसमें ये तो पहला क्वेश्चन ही हो गया कि मानव के जैसा दिखने वाला सबसे उन्नत ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा है? आंसर है सोफिया। इसको सबसे पहले नागरिकता किसने दी? तो आंसर है यूएई ने दी। किस ईयर में दी? 2017 में दी। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट जो है उसको सऊदी अरेबिया ने नागरिकता 2017 में प्रदान की, वो कौन सा रोबोट है? तो इन चार ऑप्शनों में से जो ऑप्शन सही है उसका आंसर है, या उसका नाम है सोफिया। तो सोफिया दरअसल में वो पहली रोबोट है जिसको सऊदी अरब ने मान्यता दी है फर्स्ट महिला नागरिक रोबोट के तौर पर। अब ये सोफिया क्या है? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार जरा सोफिया को अपन बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं, या इसको अपन क्या कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले सोफिया क्या है? तो सोफिया जो है ये ह्यूमनाइड रोबोट है, मतलब इंसानों के जैसे दिखती है और इंसानों के जैसे भाषा को समझ सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जब भाषा समझेगी तो 62 टाइप के फेशियल एक्सप्रेशन को भी समझने की कैपेबिलिटी है इस मशीन में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनबिल्ट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये कि अभी तक जिसने भी ह्यूमनाइड रोबोट बने हैं उसमें सबसे बेहतर ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा है? सोफिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सोफिया कितने तरह के ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशन को समझ सकती है? आंसर है 62। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, यदि रोबोट के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट कर दें या इनबिल्ट कर दें, तो फिर जो मशीन हमारे सामने आएगी वो होगी इंटेलिजेंट रोबोट, और उसी को हम कहते हैं सोफिया। तो जितने भी आज के समय पे ह्यूमनाइड रोबोट हमारे सामने आ रहे हैं उसमें अभी तक का सबसे उन्नत, सबसे बेहतर ह्यूमनाइड रोबोट जो है वो सोफिया ही है। मतलब सोफिया जो है वो न केवल इंसानों की तरह दिखता है बल्कि इंसानों की तरह सोच विचार करके उनके आंसर्स को बहुत अच्छी तरह से डिलीवर भी करता है। अब आते सबसे महत्वपूर्ण चीज, सोफिया को बनाया किसने है और सोफिया को किस ईयर में बनाया गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक कंपनी का नाम आपको दिख रहा होगा, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी। तो पहला तो क्वेश्चन हुआ यही चीज कि कौन सी कंपनी ने बनाया। दूसरा, इस कंपनी के जो मेन डायरेक्टर हैं उनका नाम है डेविड हैंसन। तो डेविड हैंसन ने वर्ष 2016 में, जगह का नाम है हांगकांग में, इसको बनाया था। मतलब जो आप ये वर्ड देख रहे हैं एच 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 और एक ये ईयर देख रहे हैं 16, ये चारों के चारों सोफिया से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो एक लाइन में ये चार क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि जिस कंपनी ने सोफिया को बनाया है उसका नाम है हैंसन रोबोटिक कंपनी। दूसरा, जिस व्यक्ति के दिशा निर्देशन में दरअसल में इस कंपनी ने सोफिया को बनाया उसका नाम है डेविड हैंसन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोफिया जहां पर इनबिल्ट हुई या बनी या मैन्युफैक्चर हुई वो जगह है हांगकांग। और चौथा क्वेश्चन है कि सोफिया को किस ईयर में बनाया गया? 2016 में। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, ये चार वर्ड याद रखने हैं। अब चलते हैं कि 2016 में जब सोफिया बन जाती है तो 11 अक्टूबर 2017 को यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया को इसका परिचय कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें खास तौर से इसका जो सन है और आगे की जो डेट है 11 अक्टूबर 2017 को यूनाइटेड नेशन ने इसको पूरी दुनिया को क्या किया, मिलवाया कि ह्यूमनाइड रोबोट जो सबसे उन्नत है वो इस तरह का होता है और पूरी दुनिया भी इस टेक्नोलॉजी को देखे और समझे। तो अगला क्वेश्चन यही बनेगा कि यूनाइटेड नेशन ने सोफिया को सभी देशों से चित परिचित कब करवाया? तो 11 अक्टूबर 2017 को। क्लियर है ये चीज? अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके द्वारा दिए गए जवाबों को सुनकर पूरे देशों में या दुनिया के सभी देशों में बड़े तेजी से उत्सुकता होने लगी और सभी लोग इसको जानने और पहचानने के लिए उत्सुक होने लगे। तो इसी से इंस्पायर या प्रभावित होकर सऊदी अरब मतलब यूएई की सरकार ने
अब ये डेट आपको याद रखनी होगी, 25 अक्टूबर 2017 को अपने देश की नागरिकता दी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का वो कौन सा सबसे बेहतर ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको सबसे पहली बार सिटीजनशिप दी है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने? आंसर है सोफिया। और जिस डेट को दी है ये भी यदि हमको याद हो जाए तो हमारा काम बहुत क्या हो जाएगा, आसान। तो याद रखेगा 25 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरेबिया की नागरिकता दी है, सऊदी अरेबिया ने नागरिकता दी है किसको? सोफिया को। अच्छा, सोफिया जो है इसका तार हिंदुस्तान से भी जुड़ा है और एमपी से भी जुड़ा है। अब हिंदुस्तान से कैसे जुड़ा है कि मुंबई में टेक फेस्ट में इसको प्रदर्शित किया गया था 2017 में ही, और फिर 2 साल बाद 2019 को, परंतु डेट याद रखिएगा आप, 4 अक्टूबर को ये मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक समिट में आती हैं और यहां पर इनसे कुछ लोग जवाब पूछते हैं, सवाल पूछते हैं और ये उनके जवाब भी देती हैं। मतलब सोफिया का जो रिलेशन है वो यूनाइटेड नेशन से भी है, सऊदी अरेबिया से भी है, मुंबई से भी है और इंदौर से भी है। और इन चारों में रिस्पेक्टेबल आपको डेट दिख रही होंगी। तो ये चारों डेट यदि आपने तैयार करी तो ये 4 सबसे कठिन क्वेश्चन हो जाते हैं जिन पर जनरली कमांड करना दूसरे के लिए काफी मुश्किल होता है। तो बड़े आराम से, इत्मीनान से ये डेट को अब याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो सोफिया का चेहरा दिखाया गया है ये एक हॉलीवुड अभिनेत्री के जैसा है। तो ये हॉलीवुड अभिनेत्री है कौन दरअसल में, जिसके नाम पर या जिसके फेस को दरअसल में बेस बनाकर सोफिया को क्या किया गया है, बनाया गया है? तो इनका नाम है ऑड्रे हेपबर्न। तो ऑड्रे हेपबर्न वो दरअसल में हॉलीवुड की अभिनेत्री हैं जिनका फेस दरअसल में हांगकांग के डेविड हैंसन को बड़ा पसंद था। तो उन्होंने जो अपना सबसे बेहतर रोबोट बनाया उसमें उस चेहरे को उन्होंने क्या किया, ऑड्रे हेपबर्न से परमिशन लेकर उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि सोफिया का जो चेहरा है वो किस हॉलीवुड अभिनेत्री की तरह दिखाई देता है, ऑड्रे हेपबर्न। ये जनरली ये हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और काफी कठिन क्वेश्चन। ठीक है, चलो। जब 25 अक्टूबर को, एक बार फिर से डेट देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 25 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरेबिया सिटीजनशिप दे रहा था सोफिया को। तब एक व्यक्ति है, वो भी दरअसल में इस तरह का रोबोट बनाने की कोशिश करने का प्रयास करता है हिंदुस्तान में। रंजीत श्रीवास्तव नाम है उस व्यक्ति का। तो रंजीत श्रीवास्तव ने ही ठानी कि मैं भी दरअसल में सोफिया के जैसे ह्यूमनाइड रोबोट, और जो इस लेवल पर इंटेलिजेंट है मैं भी बनाऊंगा। तो उसी ने इंस्पायर होकर सोफिया से बनाया था एक रोबोट जिसका नाम है रश्मि। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर वो कौन सा रोबोट है और भारतीय स्तर पर भी वो कौन सा रोबोट है जो सबसे अच्छी हिंदी बोलता है या हिंदी बोलने वाला सबसे पहला रोबोट इस दुनिया का, और भारत का कौन है, रश्मि। लेकिन इसके अलावा ये इंग्लिश भी बोलती है, भोजपुरी भी बोलती है। तो ये चीज याद रखना, भोजपुरी बोलने वाला भी सबसे पहला रोबोट कौन सा है, ह्यूमनॉइड रोबोट? आंसर है रश्मि। तो हिंदी बोलने वाला विश्व का सबसे पहला या भारत का सबसे पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? तो याद रखिएगा आंसर है रश्मि। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा और पूछा जा भी रहा है। जितने भी टेस्ट पेपर वगैरह बन रहे हैं उसमें इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। पहले तो आराम से आप इस क्वेश्चन को देख लो और इसको पढ़ लो, और इसके बाद जरा जल्दी से मेरे को जितना हो सके जवाब आप भेजने की कोशिश करें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोबोटिक्स का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत सन 2022 में कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा अंतरिक्ष में, स्पेशली लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट में जब भेजेगा, किसको भेजेगा? निश्चित रूप में कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को। तो निश्चित रूप में उस अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में एक रोबोट भी जाएगा। हालांकि वो रोबोट पूरा इंसानों के जैसे नहीं होगा, उसको अर्ध रोबोट कहते हैं। मतलब शरीर का जो निचला हिस्सा होगा वो उस रोबोट के पास नहीं होगा, मतलब पैर नहीं होंगे, केवल सर होगा, चेस्ट होगा और उसके हाथ होंगे, मतलब आधा हिस्सा ही होगा। इसलिए बोलते हैं इसको अर्ध प्रोटोटाइप रोबोट। तो एग्जैक्टली इस सवाल का ज्यादातर लोग जो जवाब दे रहे हैं वो व्योम मित्र हैं। बिल्कुल सही है कि भारत 2022 में एक मिशन करेगा जिसे कहते हैं गगनयान, और गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहली बार कोई रोबोट भी जाएगा जो ह्यूमनाइड रोबोट होगा। हालांकि अर्ध ह्यूमनाइड रोबोट होगा जिसको हम व्योम मित्र कहते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे। अब
इस चित्र को बहुत आराम से, इत्मीनान से, पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आज तक भारत ने कभी भी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा नहीं है अपना। 1984 में नो डाउट राकेश शर्मा जरूर गए थे, लेकिन वो रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस की मदद से गए थे। ठीक है, तो सबसे पहली बार भारत जो है वो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा, तो उस मिशन का नाम है गगनयान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिशन गगनयान क्या है, तो भैया जी मिशन गगनयान दरअसल में भारतीयों को या जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अंतरिक्ष में भेजे जाने की प्लानिंग है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसी कैटेगरी में इसरो ने गगनयान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए एक रोबोट को भी चुना है जिसका नाम है व्योम मित्र। अब व्योम मित्र दरअसल में संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें व्योम का मतलब अंतरिक्ष और मित्र का मतलब होता है सहायक। अब याद रखिएगा, ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है यही है दरअसल में गगनयान, जो अगला मिशन इसरो करेगा उसमें यही रोबोट जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएगा। और जिस यान में ये जाएंगे उसी यान की पूरी तरह से क्या करेगा, उनके मापदंडों पर नियंत्रण रखेगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कंडीशंस पूरी उसको कंट्रोल करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ये व्योम मित्र है जिसको गगनयान में यूज करेंगे, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में इसको भेजेंगे, तो अब ये जो रोबोट है इसको अर्ध मानव का प्रोटोटाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि गगनयान में हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा भेजा जाता है। तो पहले तो आप समझ लो ये हाफ ह्यूमनॉइड का मतलब है कि जो ये रोबोट आपको दिख रहा है व्योम मित्र, इसके पैर नहीं है, मतलब जो कमर से निचला हिस्सा है ये नहीं है, केवल शरीर का ऊपरी हिस्सा है, इसी वजह से इसको हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि गगनयान में कौन सा हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो यूज किया जाएगा, तो आंसर है उसको बोलते हैं व्योम मित्र। अब ये व्योम मित्र को अंतरिक्ष में ले जाने की परंपरा की शुरुआत कहां से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें एक डेट लिखी है मैंने 15 अगस्त 2018। तो 15 अगस्त 2018 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे, नाम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ही घोषणा की थी कि निश्चित ही काफी कम समय में भारत जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा और इसी कैटेगरी में अपने साथ में एक रोबोट भी उनकी मदद के साथ में जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि वही मिशन का नाम है गगनयान। और गगनयान क्या है ये इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी जो मेन हमारा चीज था वो पढ़ना था कि इसी गगनयान मिशन में सबसे पहला जो अंतरिक्ष यात्री जाएगा, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जो रोबोट जाएगा उसका नाम व्योम मित्र है, जो आधा इंसानों के जैसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट। तो याद रखेगा गगनयान में कौन सा है, नाम है व्योम मित्र। थोड़ी जल्दी से जरा इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले कौन से रोबोट को यूज किया गया था। तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले जिस रोबोट को यूज किया गया था उसका नाम है लक्ष्मी। ज्यादातर लोगों का जवाब है एग्जैक्टली, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है, बस आपको जगह का नाम याद होना चाहिए। एक बार जरा आप सामने देख लो, सबसे पहला तो एक बैंक का चित्र है जिस बैंक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। और सिटी यूनियन बैंक जो है ये कुंभकोणम तमिलनाडु में है, और इसी कुंभकोणम तमिलनाडु में जो ये रोबोट है इसी का नाम है लक्ष्मी। और इसी से आप जैसे ही जाएंगे लोकल भाषा में फॉर्म कहाँ मिलता है, पैसे कहाँ जमा होंगे, ड्राफ्ट कहाँ जमा होगा, तो लोकल लेवल की जो लैंग्वेज है उसके बारे में भी ये जानकार है, और इंग्लिश भी इसके अंदर फीचर के रूप में इनबिल्ट की गई है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि देश का पहला ऐसा बैंकिंग रोबोट कहाँ लगाया गया है जो बैंकिंग समस्याओं या बैंक से संबंधित कार्यों को बड़े आराम से हल कर सकता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में कुंभकोणम में सिटी यूनियन बैंक में सबसे पहले इस तरह के रोबोट का यूज किया गया। और इस तरह के रोबोट की लॉन्चिंग कब से करी गई थी, नवंबर 2016। अब ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार डेट के कारण जो है वो क्वेश्चन टिपिकल हो जाते हैं और नॉर्मल स्टूडेंट उनको हल नहीं कर पाता है, और इसी वजह से कई बार हम सिलेक्शन से दूर भी हो जाते हैं। तो सिलेक्शन से दूर होने में कई बार डेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि डेट जो है वो जितनी हो सके उतनी कम से कम बताऊं, लेकिन एटलीस्ट अगर बता रहा हूं तो फिर वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ के याद करनी है। तो नवंबर 2016 को सिटी यूनियन बैंक है तमिलनाडु के कुंभकोणम में, जहां पर सबसे पहले बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी को हमने क्या किया था, यूज किया था। क्लियर है ये चीज। एक लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार
कहीं पुलिस प्रशासन ने, ये पहले तो मैं इंटरनेशनल लेवल की, पहले तो मैं बात कर रहा हूं भारत पे, कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से एक राज्य है जिसका नाम है केरल। मैंने आंसर बता दिया आपको। तो केरल में पहली बार एक रोबोट को एज अ पुलिस अधिकारी के तौर पर प्रमोट किया गया है। तो निश्चित रूप में जो भारत में वो पहला पुलिस अधिकारी रोबोट कौन सा है, तो याद रखिएगा केरला पुलिस ने अभी हाल ही में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट दी है एक रोबोट को जिसका नाम है केपी बोट। यदि मैं उसका पिक्चर आपको दिखाऊं तो ये है उसका पिक्चर, ये केपी बोट है, ये केपी बोट रोबोट है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट की कैटेगरी में ही आता है। केरला पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है ये, बिल्कुल इंसानों के जैसे दिखता है। अगर आप समस्याएं लेकर जाते हैं तो उन समस्याओं को नोट डाउन भी कर लेगा बड़े आराम से, और यदि कोई रिस्पेक्टेड सीनियर यदि कोई अधिकारी आता है तो खड़े होकर ये उसको सल्यूट भी करता है। मतलब आर्टिफिशियल इसमें इंटेलिजेंस को इनबिल्ट किया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत देश का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी कौन सा है, तो आंसर है केरला पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे केपी बोट। अब केपी बोट जो है, जो एक प्रकार का रोबोट है, इसको बनाए जाने की प्रेरणा मिलती है हमको दुबई पुलिस से। दरअसल में दुबई पुलिस ने 2017 को इस दुनिया का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी बनाया था जिसका नाम है रोबोकॉप। तो ये जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र है रोबोकॉप का। ये इस दुनिया का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट है, और ये जो है केपी बोट, ये भारत का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि इस दुनिया का जो सबसे पहला पुलिस अधिकारी रोबोट है इस दुनिया का, तो आंसर है वो रोबोकॉप। और रोबोकॉप को दुबई पुलिस ने शामिल किया था 22 मई 2017 से, और इसी से इंस्पायर होकर दरअसल में केरला पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जो कार्यरत है रोबोट जिसका नाम है केपी बोट, वो बनाया गया था। तो आपसे दो क्वेश्चन सिंपल से पूछे जाएंगे कि विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी कौन सा है, तो आंसर है रोबोकॉप। और यदि मैं विश्व की जगह भारत कर दूं या देश कर दूं तो भारत देश का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट कौन सा है, आंसर है केपी बोट। याद रखना केपी बोट जो है वो रोबोकॉप से इंस्पायर होकर ही बनाया गया था। स्क्रीन पर आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन है एक्चुएटर्स कहलाता है, और चार ऑप्शन आपके हैं। गति प्रेरक जैसे मांसपेशियां, जैसे मानव के शरीर में 639 मांसपेशियां हैं। सेंसर्स मतलब आवाज के लिए और विजिबिलिटी के लिए। और एंड इफेक्टर्स स्पेशली पंजा कहलाता है। और मैनिपुलेटर जो है ये बांह कहलाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम रोबोट्स के पार्ट्स बनाते हैं तो उसमें एक्चुएटर्स किसको कहते हैं। निश्चित रूप में इस सवाल का एग्जैक्टली सही जवाब है गति प्रेरक, मतलब मांसपेशी जो होते हैं वो एक्चुएटर्स कहलाते हैं। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पर जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, ये चीजें अपन को बहुत अच्छे तरीके से याद भी रखनी है, और इनको सिस्टम के साथ में हमको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से इनको याद करने के साथ में माइंड में क्लियर भी करनी है। क्योंकि ये मीन्स का एक क्वेश्चन है कि रोबोट क्या है और इंसान के जैसी रोबोट में क्या सिमिलैरिटी होती है, समझाइए, या रोबोटिक संरचना को समझाइए, या रोबोटिक पार्ट्स को समझाइए। तो ये चीज मीन्स में भी काम आ जाएगी जो प्री में काम आएगी। अब मैं थोड़ा जल्दी से बता रहा हूं, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करें। जिस तरह से हम इंसानों के पास होता है मस्तिष्क, जिस वजह से हम चीजों को सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं, और समस्याओं के आने पर हम क्या करते हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से रोबोट जो होते हैं या मशीनें जो होती हैं, उनके पास जो सोचने और समझने की क्षमता होती है, उनके अंदर इनबिल्ट किए जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जो कि बने होते हैं आईसी चिप या ट्रांजिस्टर से। आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग क्लासेस में कि आईसी चिप जो है उसके खोजकर्ता का नाम जेएस किल्बी है, और ट्रांजिस्टर के जो खोजकर्ता है उनका नाम है जॉन बार्डीन। तो जॉन बार्डीन ने ट्रांजिस्टर खोजा था, आईसी चिप जो है वो जेएस किल्बी ने खोजा था, और आईबीएम जो है माइक्रो प्रोसेसर, यही दरअसल में इनबिल्ट किए जाते हैं रोबोटिक सिस्टम के अंदर, जिस वजह से उनके पास सोचने और समझने की क्षमता आती है। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि रोबोट का मस्तिष्क क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर है। क्लियर है थी? जिस तरह से हम इंसानों के पास आंखें होती हैं जिससे हम चीजों को देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, और आवाज होती है जिस तरह से हम चीजों को सुन सकते हैं, माफी चाहता हूं, आवाज के कारण चीजों को सुन सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके पास होता है सेंसर। तो सेंसर ऑप्थल भी होते हैं और विजुअल, और साथ ही साथ में साउंड को सुनने वाले भी होते हैं, मतलब ऑडियो भी होते हैं और विजुअल सेंसर भी होते हैं, जिसकी मदद से बड़े आसानी से जो रोबोट है वो चीजों को देख सकता है और चीजों को सुन सकता है।
अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह से इंसानों के पास कान होते हैं उसी तरह से आप जरा अच्छे तरीके से देख लीजिए, रोबोट के पास होता है माइक्रोफोन, और इन माइक्रोफोन की मदद से ही दरअसल में चीजों को क्या किया जाता है, रोबोट के द्वारा बोला और सुना जाता है। अब यदि मैं पूछूं आपसे कि जो ये 3 वर्ड दिख रहे हैं, ये प्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं, तो जिनको अपन को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, याद भी करना है और समझना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हाथ के आगे का भाग क्या कहलाता है? तो याद रखिए, जब हम किसी रोबोट को बनाते हैं तो रोबोट को बनाते समय जो ये वाला पोर्शन होता है जिसको हम जनरली पंजा कहते हैं, इसी को रोबोटिक सिस्टम में हम कहते हैं एंड इफेक्टर्स। तो ये आपका एक प्री का क्वेश्चन है कि एंड इफेक्टर्स अर्थात, तो याद रखिएगा, या तो आपको ऑप्शन में दिया होगा हाथ के आगे का भाग, और यहाँ हाथ के आगे का भाग मतलब यहाँ के बाद वाला भाग, ये पंजे के लिए हम बात कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? तो इसी को रोबोटिक सिस्टम में हम एंड इफेक्टर कहते हैं। जबकि यदि मैं बात करूं कि रोबोटिक सिस्टम में एक वर्ड होता है मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का मतलब होता है प्रचालक, और प्रचालक का मतलब यहां पर भुजा या बाह से है, मतलब ये आर्म से है, जो आप चित्र में देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, एंड इफेक्टर्स का मतलब होता है पंजा, मैनिपुलेटर का मतलब होता है बाह, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसी बाह में जो हम मूवमेंट करते हैं कि बाह के अंदर होती हैं मांसपेशियां, और मांसपेशियां जो होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं। तो मांसपेशियां और जोड़, इन दोनों को ही दरअसल में रोबोटिक सिस्टम में हम बोलते हैं एक्चुएटर्स, और एक्चुएटर्स ही दरअसल वो सिस्टम होता है जिस वजह से रोबोट जो है वो आगे की तरफ क्या कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है या गति कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो लास्ट में 3 जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, सबसे पहला है रोबोटिक सिस्टम में एंड इफेक्टर्स किसे कहते हैं, आंसर है पंजा। दूसरा क्वेश्चन है मैनिपुलेटर या प्रचालक किसे कहते हैं, आंसर है बाह या भुजा। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसी बाह या भुजा के अंदर होती हैं मांसपेशियां, और वो आपस में जुड़ी होती हैं टेंडन या लिगामेंट के थ्रू ह्यूमन सिस्टम में। लेकिन यदि मांसपेशियां और जोड़ रोबोटिक सिस्टम में जो होती हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्चुएटर्स। तो ये चीज आप याद रखना। जैसे आपको इस चित्र में ये जॉइंट दिख रहा होगा, ये आर्म दिख रही होगी, ये वाली भी आर्म दिख रही होगी, तो याद रखिए ये एक मांसपेशी, ये एक मांसपेशी, ये एक ज्वाइंट, इसी को कहते हैं अपन दरअसल में एक्चुएटर्स भी बोलेंगे, और इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, ये बाह के लिए वर्ड यूज करते हैं मैनिपुलेटर। तो याद रखिएगा हमेशा कि बाह मतलब मैनिपुलेटर, और पंजा मतलब होता है एंड इफेक्टर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मांसपेशियां जो हैं और ज्वाइंट भी जो हैं, इन्हीं के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम है एक्चुएटर्स। ऐसे रोबोट जो कुछ विशेष परिस्थितियों में, जब इंसान उस पर्टिकुलर हालात में मौजूद ना हो, तो उस समय वो खुद ही निर्णय लेते हैं और खुद ही अपना कार्य कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, ऐसे रोबोट को कहते हैं हम, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑटोमेशन रोबोट, नैनो रोबोट, ऑटोनोमस रोबोट और स्व रोबोट। तो चलिए जरा जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए कि जब इंसान अनुपस्थित है कुछ परिस्थितियों में, और यदि रोबोट उस समय घर पे मौजूद है, तो वो खुद ही डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हासिल कर लेता है और इंसान का काम आसान करता है। तो कौन से रोबोट की वो कैटेगरी होगी, ऑटोमेशन, ऑटोनोमस, नैनो या स्वाम? इसमें दरअसल में ऑटोमेशन और ऑटोनोमस में कंफ्यूजन होना बड़ा लाजमी सा है। तो इसलिए पहले इस सवाल का आप सही जवाब देख लो कि कुछ विशेष परिस्थितियां जब इंसान अवेलेबल ना हो और उस समय पे रोबोट खुद डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के साथ यदि काम करे, तो ऐसे रोबोट को हम कहते हैं ऑटोनोमस रोबोट। और ऑटोनोमस रोबोट जो है उसका सबसे अच्छा उदाहरण आजकल जो है वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली प्री में पूछा जाता है, रूम्बा वैक्यूम क्लीनर। तो रूम्बा वैक्यूम क्लीनर दरअसल में क्या है, ऑटोनोमस रोबोट है, जिसको कार्य किया जाता है या जिसको टास्क दिया जाता है कि जब इंसान अवेलेबल ना हो तो उस समय पे वो सफाई के काम को घरों में खुद ही अपने आप ही कुछ कुछ समय के बाद अपडेट करता रहता है, या खुद से ही वो सफाई के काम को बेहतर तरीके से संपादित करता रहता है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ऑटोमेशन रोबोट क्या कहलाते हैं। अब प्लीज जरा इन स्लाइड में जो जो वर्ड दिख रहे हैं इनको आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्री के सीधे सीधे से 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो जरा जल्दी से देखिए, सबसे पहले है ऑटोनोमस रोबोट, यही हमारा क्वेश्चन था। ऑटोनोमस रोबोट दरअसल में वो रोबोट हैं
जब इंसान अनुपस्थित रहता है तो इन्हीं को जवाबदारी दे दी जाती है कि जो आपका पर्टिकुलर काम है, जैसे रूम्बा वैक्यूम क्लीनर जो एक प्रकार का रोबोटिक सिस्टम पे बेस उपकरण है, इसी को घर की साफ सफाई करते रहने हैं। तो हर 2 घंटे या 1 घंटे के बाद जिस तरह की हम कमांड उसके अंदर इनपुट कर देते हैं, वो लगातार क्या करता रहता है, साफ सफाई करता रहता है अपने आप से ही। तो इस तरह के रोबोट जो विशेष परिस्थितियों में इंसान की अनुपस्थिति में भी कार्यों को संपादित करते हैं, उनको ऑटोनोमस रोबोट कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब आता है इसी से काफी हद तक मिलता जुलता, ऑटोमेशन रोबोट किसे कहते हैं। तो ऑटोमेशन रोबोट वो रोबोट हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज किए जाते हैं, और इंडस्ट्रियल एरियाज में जिस काम को करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में या औद्योगिक क्षेत्रों में इंसान काफी लंबा समय लेता, उन्हीं को जो ये रोबोट होते हैं ऑटोमेशन रोबोट, जो फटाफट पार्ट्स को क्या करते चलते हैं, फिल करते चलते हैं, उनको सेट करते चलते हैं, और काफी कम समय में औद्योगिक क्षेत्रों से वस्तुओं को बहुत बेहतर तरीके से बनाकर और ये इंसान के सामने उसको रख देते हैं। तो कहने का मतलब वक्त भी बचता है, समय भी बचता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एकदम क्लियरिटी के साथ चीजें बाहर आती हैं और मिस्टेक होने का चांस काफी कम होता है। तो निश्चित रूप में ऐसे रोबोट जो औद्योगिक संस्थानों में काम कराए जाते हैं या जिनका संबंध औद्योगिक क्षेत्रों से होता है, इन्हीं रोबोट को कहते हैं ऑटोमेशन रोबोट। तो याद करिएगा, दुनिया का जो पहला रोबोट बना था, क्या नाम था दुनिया के पहले रोबोट का, हमने पढ़ा था यूनीमैट्स। दरअसल में उसका भी काम था कि औद्योगिक क्षेत्रों में भारी वस्तुओं को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना। मतलब वो भी किस रोबोट की कैटेगरी में आएगा, ऑटोमेशन रोबोट की कैटेगरी में आएगा। तो ये चीज हमको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है ये चीज, एक बार फिर से देख लो। ऑटोनोमस रोबोट क्या होता है? ऑटोनोमस रोबोट वो होता है कि जब इंसान अनुपस्थित हो और ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएं कि रोबोट खुद ही डिसीजन ले, तो ऐसे रोबोट को ऑटोनोमस रोबोट कहते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल एरियाज में कम समय में ज्यादा से ज्यादा परिशुद्धता के साथ में काम करके हमको बेहतर रिजल्ट अवेलेबल कराता है, ऑटोमेशन रोबोट कहलाता है। एक होता है तीसरे नंबर पे स्वार्म रोबोट। तो स्वार्म रोबोट जो होते हैं ये काफी छोटे छोटे रोबोट होते हैं, और ये काफी छोटे छोटे रोबोट जो हैं इन्हीं को संयुक्त रूप में कहते हैं स्वार्म। जैसे आप देखते होंगे कि पक्षी जब उड़ते हैं तो पक्षी हमेशा जब भी उड़ते हैं तो वो ग्रुप में उड़ते हैं, और वहीं से इंस्पायर होकर, मतलब नेचर से इंस्पायर होकर ही स्वार्म रोबोट को बनाया गया है कि छोटे छोटे रोबोट का सामूहिक रूप जो बहुत बेहतर तरीके से शुद्धता के साथ में कार्य करता है, स्वार्म रोबोट कहलाता है। जैसे इनसे हम जासूसी भी करवा सकते हैं, इनसे हम साफ सफाई भी करवा सकते हैं, और इन रोबोट की मदद से बहुत सारे और दूसरे कामों को भी संपादित कराया जा सकता है। तो ये यहाँ पर जो 3 वर्ड लिखे हैं कि ऑटोनोमस रोबोट, ऑटोमेशन रोबोट और स्वार्म रोबोट क्या है, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ये स्लाइड जो अब आपको दिख रही होगी, सबसे पहले तो इस स्लाइड को बड़े आराम से और इत्मीनान से आप देखें, क्योंकि ये पूरे के पूरे प्री के सीधे सीधे से कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे अब क्वेश्चंस क्या हैं, मैं बोलता चलता हूं, आप आराम से उसको समझते चलना। जिन लोगों को आंसर पता है वो एक बार फिर से रिकॉल करते चलना कि चीजें एकदम क्लियर हैं कि नहीं है उनको। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चित्र में आपको एक दिख रहा होगा इस तरह से, एक इसको कहते हैं डार्पा रोबोट। तो डार्पा जो रोबोट है ये बनाया गया था कि सेना में यदि कोई युद्ध जब होता है तो सेना में निश्चित रूप में जो सैनिक होते हैं वो घायल हो जाते हैं। तो घायल सैनिकों को युद्ध क्षेत्रों से उठाकर लाने के लिए, या मान लो किसी सैनिक को बहुत ज्यादा चोट वगैरह लग गई है तो उसको साइड में ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करने के लिए। तो कहने का मतलब है 2 प्रमुख कार्यों के लिए कि घायल सैनिकों को तत्काल मदद पहुंचाना, घायल सैनिकों को उठाकर कैंप तक लाना, और घायल सैनिकों तक या और भी सुख सुविधाएं मुहैया कराना उस समय जब वॉर की कंडीशन अवेलेबल हो। तो कहने का मतलब है डार्पा रोबोट जो है इसको सैन्य विकास के लिए बनाया गया था, या सैन्य क्षेत्र में बेहतर तरीके से हम आर्मी के जवानों को मदद दे सकें, इसलिए बनाया गया था डार्पा रोबोट को। अब चलते हैं आगे। अभी अभी अपन ने एक रोबोट की कैटेगरी देखी थी, एक बार फिर से मैं आपको जरा जल्दी से बता दूं। देखिए ये स्वार्म रोबोट। स्वार्म दरअसल में पक्षियों का जो ग्रुप होता है जब वो उड़ते हैं, उधर से दरअसल में ये वर्ड को इंस्पायर किया है, या इधर से ये इंस्पायर है वर्ड, कि छोटे छोटे रोबोट का सामूहिक रूप जिनसे बहुत बेहतर और दक्षता पूर्वक हम कार्यों को कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से जो आपको ये रोबोट दिख रहे होंगे, यही रोबोट को लेकर दरअसल में सबसे पहली बार काम किया था एक इंडियन लेडी ने, जिनका नाम है राधिका नागपाल। अब चूंकि ये इंडियन लेडी हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया है, 1024
छोटे छोटे से रोबोट की मदद से इन्होंने काम को किया था, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहला नाम आपको याद रखना राधिका नागपाल, दूसरा वर्ड आपको याद रखना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और तीसरा वर्ड आपको याद रखना है 1024 रोबोट। और ये 1024 छोटे छोटे रोबोट जो हैं ये आपस में परस्पर तालमेल के साथ में काम करते हैं। इनसे अपन जासूसी भी करा सकते हैं, इनसे चीजों की साफ सफाई भी करा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि राधिका नागपाल का नाम रोबोट की किस कैटेगरी से संबंधित है, ऑटोनोमस, ऑटोमेशन या स्वार्म रोबोट? तो आंसर है स्वार्म रोबोट। इन्होंने 1024 रोबोट को कलेक्ट करके उससे जासूसी और सफाई जैसे कार्यों को, मतलब इतने सारे रोबोट को आपस में एक साथ मिलाकर उनसे तालमेल करा के उनकी दक्षता का उपयोग करके सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कराने के लिए इनको जाना जाता है, और इसके लिए इनको अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो याद रखेगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वार्म रोबोट मतलब वो तालमेल वाले रोबोट जिनसे जासूसी और सफाई काम भी करवाए जा सके, उन रोबोट को कहते हैं अपन स्वार्म रोबोट। और जब भी स्वार्म रोबोट की बात आएगी तो राधिका नागपाल का नाम जरूर आएगा। इन्होंने 1024 नैनो रोबोट की मदद से यह काम किया था, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि राधिका नागपाल ने ये 1024 रोबोट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देशन में या वहां रहकर बनाए थे। विश्व का सबसे पहला रोबोट है यूनिमैट्स। मैंने आपको बताया था यूनिमेशन कंपनी ने बनाया था, और इंजेल बर्गर ने दरअसल में इसको बनाने में महारत हासिल करी थी। तो यदि मैं पूछूं कि इस दुनिया का पहला रोबोट कौन सा है जो श्रमिक रोबोट है या लेबर रोबोट है, तो नो डाउट आंसर है यूनिमैट्स। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि यूनिमैट्स रोबोट इस वर्ल्ड का पहला श्रमिक रोबोट है, तो हिंदुस्तान का पहला श्रमिक रोबोट कौन सा है? तो याद रखेगा, हिंदुस्तान का सबसे पहला जो लेबर रोबोट है उसका नाम है ब्रावो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला रोबोट और दुनिया का पहला लेबर रोबोट या दुनिया का पहला श्रमिक रोबोट सबको पता है यूनिमैट्स है। 1954 में बना था इंजेल बर्गर यूनिमैट्स कंपनी, सबको। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान का पहला लेबर रोबोट कौन है, तो आंसर है ब्रावो। जैसे आप देख सकते हैं कि टाटा ग्रुप की एक सहगामी कंपनी है, अपन उसके बारे में आगे बात करेंगे, जिसने दरअसल में बनाया है ब्रावो को। आजकल ये करंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अपन अभी देखते हैं। थोड़ा जल्दी से मैं आपको एक बात और बता दूं, एक रोबोट आप देख रहे होंगे डेंटे 2 रोबोट। ये रोबोट जो है ये अलास्का में ज्वालामुखी के अंदर घुसकर, या ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो लावा जब निकलता है तो जान माल की कहीं हानि ना हो जाए, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में या ऐसी विषम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये रोबोट है जिसका नाम है डेंटे 2, ये उस जगह पर पहुंचता है और बड़े आराम से दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों का जायजा करने के बाद में जान माल की नुकसान ना हो इसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। आपको बस केवल इतना याद रखना है, वो कौन सा रोबोट है जिसने अलास्का में ज्वालामुखी में उद्भेदन के बावजूद भी राहत कार्यों को संपादित कराया था, या अलास्का में राहत कार्यों को संपादित कराने वाला रोबोट कौन सा है? डेंटे 2 है। तो ये चीज हमको बहुत अच्छे तरीके से क्या करनी है, याद रखनी है। अच्छा, अब ध्यान से समझिए, वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का लेवल इस हद तक आगे बढ़ गया है कि टेक्नोलॉजी पहले नॉन लिविंग चीजों में या निर्जीव पदार्थों में हम तलाश रहे थे, अब निर्जीव पदार्थों के अंदर हम सजीव चीजों को टेक्नोलॉजी के रूप में डालकर उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है पहला सजीव रोबोट, जिसको कहते हैं जैनोबॉट्स। तो जैनोबॉट्स जो रोबोट है, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, ये दरअसल में एक प्रकार का रोबोट है। ये रोबोट है जिसको आप ये सिलिका में वे दिखाई दे रहा है इसका, और ये दरअसल में इंसान के शरीर के अंदर इसका व्यू दिखाई दे रहा है। तो दरअसल में जो इस दुनिया का पहला जो सजीव रोबोट है जिसको कहते हैं जैनोबॉट, मेंढक के पैर की कोशिकाओं को इसके अंदर डालकर और इससे मूवमेंट फिर हासिल करी गई है। मतलब पहला दुनिया का ऐसा रोबोट जिसके अंदर सजीव कोशिकाओं को एंटर किया गया है, या सजीव पदार्थों को प्रतिस्थापित करने के बाद फिर उस रोबोट को मूव किया गया है। तो याद रखिएगा, यूएसए जो है वो देश है जिसने इस दुनिया का सबसे पहला सजीव रोबोट बनाया, जिसका नाम है जैनोबॉट्स। और इस जैनोबॉट्स रोबोट के अंदर जो मेंढक हैं उसके पैर की कुछ कोशिकाओं को डालकर इसमें से मूवमेंट कराई गई है। तो बस आपको अभी केवल और केवल छोटी सी इंफॉर्मेशन एज अ प्री के हिसाब से बस याद रखना है कि इस दुनिया का फर्स्ट रोबोट जिसको बनाने में यूएसए को महारत हासिल है, नाम है जैनोबॉट्स।
ग्रे ऑरेंज, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जब हम रोबोट 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 की बात करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो जनरली हमारे सामने बहुत सारे रोबोट आते हैं, जैसे डार्पा हमने पढ़ा, डैंटे 2 हमने पढ़ा, ब्रावो यूनिमैट्स पढ़ा, जेनोबॉट्स पढ़ा। तो इसलिए आपको गुमराह करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रे ऑरेंज क्या है? तो कई बार जल्दबाजी में हम टिक भी कर देते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन में हमको जनरली क्या दिया जाता है मेरे भाई? दिया जाता है रोबोट। तो याद रखिएगा, ग्रे ऑरेंज जो है वो किसी प्रकार का रोबोट नहीं है, बल्कि रोबोट को बनाने वाली एक कंपनी है। तो एक बार जरा जल्दी से पूरा सिनेरियो फिर से एक बार देखते हैं। डार्पा रोबोट जो है घायल सैनिकों की मदद के लिए है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, दूसरी चीज है, एक लेडीज का नाम है राधिका नागपाल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित है। इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट, और ये नंबर आपको याद रखना है 1024, तो 1024 छोटे छोटे रोबोट को लेकर इन्होंने क्या किया था? जासूसी और सफाई जैसे कार्यों को किया जा सकता है। मतलब रोबोटिक सिस्टम में तालमेल इन्होंने सबसे पहली बार बताया कि हम बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट से बड़े विशेष कामों को संपादित करा सकते हैं। इस दुनिया का पहला रोबोट जो श्रमिक है वो सबको पता है, लेकिन आजकल एमपीपीएससी या दुनिया के और भी एग्जामिनेशन आजकल ये क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि टाटा ग्रुप जो है उसी के सहगामी एक कंपनी है, उसने अभी पहला रोबोट बनाया है श्रमिक, जो हिंदुस्तान का पहला रोबोट है जिसका नाम है ब्रावो। तो याद रखेगा, हिंदुस्तान का पहला लेबर रोबोट कौन सा है? ब्रावो। डेंटे 2 वो है जिसने अलास्का में रहकर कार्य किए हैं, राहत बचाव कार्य। और पहला सजीव रोबोट जिसमें मेंढक के पैर की कोशिकाएं यूज की गई हैं, जिसका नाम है जेनोबॉट्स, यूएसए ने बनाया है। और लास्ट सबसे फंसाने वाला क्वेश्चन ये है कि ग्रे ऑरेंज जो है वो रोबोट नहीं है, एक रोबोट जो है वास्तविकता में क्या है? एक कंपनी है। ठीक है, आप समझिए जरा, एक जरा इस स्लाइड को और देख लें, क्योंकि ये बिल्कुल करंट की है और इसमें से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको एक चित्र दिख रहा होगा, एक ईगल दिख रहा होगा, और यहाँ एक वर्ड लिखा होगा ईगल माइटी। दरअसल में ईगल माइटी जो है वो नासा के द्वारा तैयार किया एक रोबोटिक सिस्टम है, जो दरअसल में एक प्रकार का रोबर है। रोबर क्या है? मैंने आपको बताया था, चंद्रयान 2 में हमने प्रज्ञान लिया था। प्रज्ञान एक भ्रमणकारी यंत्र है जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचता और चीजों को अवेलेबल कराने में क्या करता? हमारी मदद करता। बिल्कुल उसी तरह से रोबर जो है, जैसे हिंदुस्तान के चंद्रयान 2 में प्रज्ञान रोबर था, उसी तरह से नासा ने भी एक रोबोटिक सिस्टम तैयार किया है या एक रोबर तैयार किया है जिसका नाम है ईगल माइटी। तो ये हमको याद रखना है कि ईगल माइटी दरअसल में क्या है? एक रोबोट है, एक रोबर है जिसको नासा ने तैयार किया है। आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईगल माइटी क्या है? तो आपको आंसर देना है नासा द्वारा तैयार रोबोट। और यदि रोबोट वर्ड नहीं देगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो फिर वो वर्ड यूज करेगा कि ये एक रोबर है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि रोबर जो है वो वास्तव में एक तरह का क्या है? रोबोटिक सिस्टम ही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली चीज है। इस तरह से क्लियर है? अब न्यूजीलैंड में चुनाव हुए अभी, तो वहां पर एक रोबोट भी खड़ा हुआ, जो दरअसल में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इस तरह से जो है शीर्षक के रूप में डाला गया कि एक रोबोट भी अब प्रधानमंत्री बनना चाहता है। दरअसल में उस रोबोट का नाम है सैम रोबोट, ये जिसका पिक्चर आप देख पा रहे हो। तो सैम रोबोट जो है न्यूजीलैंड में चुनाव प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ, और इसका मेन मकसद था लोगों को अवेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में या लोकतंत्र में सहभागी बने। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि वहां की गवर्नमेंट ने इस रोबोट को, जिसका नाम है सैम रोबोट, उसको इसलिए उतारा ताकि लोगों के प्रति अवेयरनेस बढ़े और लोग भी मतदान में सक्रिय भूमिका निभाएं। तो इसी वजह से दरअसल में ये काफी चर्चा में रहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेम रोबोट जो प्रधानमंत्री की लिस्ट में था, या सेम रोबोट जिसका उपयोग किया गया चुनावी प्रत्याशी के रूप में, वो किस जगह से संबंधित है? तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड, या न्यूजीलैंड ने ही चुनावी प्रत्याशी के रूप में एक रोबोट को खड़ा किया था, नाम है उसका सैम। याद रखिएगा, इसका केवल और केवल मकसद क्या था? इसका मकसद था लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोगों में जागरूकता बढ़े। इसके बाद आता है एक रोबोट जिसका नाम है स्पॉट रोबोट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। स्पॉट रोबोट जो है, जिसको हम रोबो डॉग भी कहते हैं, रोबो डॉग मतलब एनिमल डॉग है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। इसको बोस्टन डायनामिक्स कंपनी ने बनाया है। और यदि बोस्टन डायनामिक्स कंपनी ऑप्शन में यदि आपको ना दे, तो आजकल एक नया वर्ड चल रहा है, गूगल।
तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि स्पॉट रोबोट या रोबोडॉग, मतलब स्पॉट रोबोट के अंतर्गत ही आते हैं ये रोबोडॉग, इनको बनाया है दरअसल में बोस्टन डायनामिक कंपनी ने, और बोस्टन डायनामिक कंपनी से दरअसल में बनवाया था गूगल ने। तो क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि स्पॉट रोबोट मतलब रोबोडॉग, कुत्ते की तरह दिखने वाले ये डॉग जो हैं, इनको किस कंपनी ने तैयार किए हैं? तो आंसर है बोस्टन डायनामिक्स। लेकिन यदि बोस्टन डायनामिक्स ऑप्शन में ना मिले तो आपको 101% ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा गूगल। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बेंकामारू, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बस ये नाम ही याद रखना है, बेंकामारू रोबोट, जिसको जापानी ह्यूमनॉइड रोबोट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन एकदम सीधा पूछा जाता है, बेंकामारू क्या है? तो आंसर है एक रोबोट है जिसको कहां के अनुसंधानकर्ताओं ने बनाया है? जापान के अनुसंधानकर्ताओं ने बनाया है, और चूंकि इंसानों की तरह दिखता है इसलिए इसको ह्यूमनॉइड रोबोट की संज्ञा दी जाती है। तो बस एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बेंकामारू क्या है? तो याद रखिएगा बेंकामारू क्या है मेरे भाई? एक जापानी रोबोट है। अच्छा, आपने सुना होगा हिस्ट्री में कामागाटा मारू, उसी तरह से काफी हद तक मैच आता है बेंकामारू रोबोट। स्पेस में जो सैटेलाइट काम नहीं करते हैं, उन सैटेलाइटों की मरम्मत के लिए अब नासा सोच रही है, और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा भी सोच रही है कि हम कुछ रोबोट को अंतरिक्ष में भेजें, और जो सैटेलाइट काम नहीं कर रहे हैं वो सैटेलाइट एक बार फिर से काम करने लगे। तो इसके लिए एक रोबोटिक सिस्टम को भेजा जाने की गुजारिश पहले भी की गई थी, और अभी उसका एडवांस फीचर कैनाडम 2 के नाम से लॉन्च भी किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरिक्षी कचरा जो है, मतलब ऐसे ऐसे सैटेलाइट जो काम नहीं कर रहे हैं, वो एक बार फिर से काम करने लगे तो कौन सा रोबोट उनके पास पहुंचेगा, उनके खराब अंगों को निकाल देगा और उसकी जगह पे नए अंगों को फिट करके या सेट करके एक बार फिर से सैटेलाइट को वर्किंग ऑर्डर में ला देगा? तो याद रखिएगा, स्पेस में काम आने वाले रोबोट को या अंतरिक्ष में काम आने वाले रोबोट को स्पेस रोबोट कहते हैं, और उसी का उदाहरण है कैनाडर्म। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैनाडर्म किसे कहते हैं? ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। एक बार फिर से जरा इसको मैं एक बार फिर से बता दूं, ईगल माइटी नासा के द्वारा तैयार किया एक रोबोट रोवर है। याद रखिएगा, जैसे चंद्रयान 2 में क्या था? प्रज्ञान था। सैम रोबोट को न्यूजीलैंड की सरकार ने इसलिए चुनाव में प्रत्याशी के रूप में मान्यता दी ताकि ये जो रोबोट है ये लोगों को क्या कर सके? अवेयर कर सके कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो मतदान में भाग लें और लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में सहायक भूमिका निभाएं, मतलब लोगों में अवेयरनेस बढ़े अपने अधिकार, मताधिकार को लेकर। स्पॉट रोबोट के अंतर्गत ही आता है रोबोडॉग, और रोबोडॉग को दरअसल में गूगल कंपनी ने इसको करार दिया था बोस्टन डायनामिक्स लिमिटेड को। तो याद रखिएगा, जब भी बात आती है कि रोबोडॉग किसने बनाया, तो बोस्टन डायनामिक लिमिटेड मतलब गूगल द्वारा तैयार किया गया। जापानी ह्यूमनॉइड रोबोट में एक है बेंकामारू, और फिर स्पेस में जो रोबोट काम आते हैं, जो अंतरिक्षी कचरे को कम करने में मदद करेगा और जो सैटेलाइट काम के नहीं है उनको सुधारने में मदद करेगा, नाम है कैनाडर्म रोबोट। तो ये चीज हमको याद रखनी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था सन 2011 हिंदुस्तान में पहली बार रोबोटिक सर्जरी होती है थाइमस ग्रंथि में माइस्थीनिया रोग को हटाने के लिए। तो अब जो है इतनी बेहतर तरीके से रोबोटिक सर्जरी आगे बढ़ चुकी है कि अब एक वर्ड चलने लगा है साइबर नाइफ। तो याद रखिएगा, साइबर नाइफ क्या होता है कि साइबर नाइफ का मतलब होता है कि रोबोटिक सिस्टम जो होता है उसी के अंदर से निकलती है वेव, और ये वेव जो होती है ये कौन सी होती है? रेडियो वेव। और रेडियो वेव के जरिए ही, या कई जगह रेडियो वेव ना यूज करके गामा या अल्फा या बीटा वेव का भी यूज कर सकते हैं और सर्जरी को हम अंजाम देते हैं। तो जब भी रोबोट की मदद से कुछ तरंगों के द्वारा सर्जरी को किया जाता है, तो याद रखना इसी तरंग को, जिनकी मदद से सर्जरी की जाती है, इसी तरंग को हम कहते हैं साइबर नाइफ। नाइफ का मतलब होता है चाकू, और साइबर का मतलब होता है ये पूरा का पूरा रोबोटिक सिस्टम का जो खेल होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइबर नाइफ क्या है, तो अपन को सीधा सीधा आंसर टाइप करना है कि रोबोटिक सिस्टम में जो तरंगे निकलती हैं उन्हीं तरंगों की मदद से यदि सर्जरी को अंजाम दिया जाएगा तो उसको साइबर नाइफ कहते हैं। क्लियर है ये चीज? फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सन 1980 वो ईयर है जब जापान ने सबसे पहली बार रोबोटिक सिस्टम को आगे बढ़ाया, और जापान ही वो दुनिया का सबसे पहला देश है जहां की होटलों में कर्मचारियों मतलब वर्कर के रूप में उनको सब्स्टिट्यूट करके जो
रोबोट हैं उनको दरअसल में कर्मचारी बनाया गया खाना परसने के लिए या वर्कर्स के रूप में या वेटर्स के रूप में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ की होटलों में सबसे पहले रोबोट को कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया? तो नो डाउट आंसर है जापान। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने इसके पहले आपको एक चीज पढ़ाई, जरा जल्दी से बताइए जापान का ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? अहमदाबाद में एक है ग्रिड बोट और एक है रोबोट ग्रिड। तो आप जैसा चित्र में देख रहे होंगे, ये जो पहला चित्र दिख रहा है ये ग्रिड बोट का है और ये दूसरा जो चित्र देख रहे हैं ये रोबोट ग्रिड का है। और ये दोनों के दोनों रोबोट घरों की साफ सफाई के लिए यूज होने वाले रोबोट हैं। तो क्वेश्चन बनेंगे सिंपल से दो कि कहां भारत में कहां पर घरों की साफ सफाई के लिए रोबोट ग्रिड और ग्रिड बोट रोबोट को यूज किया गया है या बनाया गया है? तो याद रखिएगा आंसर है अहमदाबाद। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, जरा इसको भी आप देख लीजिए। यहां एक व्यक्ति है, मैंने आपको पढ़ाया था कुछ समय पहले, जब व्यक्ति के हाथ और पैर कट जाते हैं तो प्रोस्थेटिक अंग लगाए जाते हैं और उन प्रोस्थेटिक अंगों की सहायता से दरअसल में क्या किया जाता है, व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है और वो फिर से जीवंत हो उठता है। लेकिन यदि पूरी की पूरी बॉडी प्रोस्थेटिक ऑर्गन की सहायता से बने तो फिर ऐसे रोबोट को कहते हैं REX। याद रखिएगा ये चीज कि REX क्या है, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो याद रखिएगा REX का फुल फॉर्म है रोबोटिक एक्सोस्केलेटन। तो रोबोटिक एक्सोस्केलेटन जो है ये REX का फुल फॉर्म है। और जो ये रोबोट जो दिख रहा है आपको, ये टोटल पूरे के पूरे प्रोस्थेटिक अंगों की सहायता से बना हुआ है। मैंने आपको बताया था प्रोस्थेटिक अंग क्या होते हैं कि कृत्रिम अंगों को जिनमें रोबोटिक प्रणाली को यूज कर दिया जाता है, फिर ऐसे अंगों को हम प्रोस्थेटिक ऑर्गन कहते हैं। तो दरअसल में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला वो व्यक्ति बताइए जिसमें प्रोस्थेटिक अंगों का यूज हुआ था, तो याद रखिएगा ऐसा व्यक्ति जिसमें सबसे पहले प्रोस्थेटिक अंगों का यूज हुआ था, दरअसल वो एक प्रकार का रोबोट था जिसे कहते हैं बायोनिक मैन। और इसी बायोनिक मैन का नाम है REX। मतलब REX दरअसल में विश्व का पहला बायोनिक मैन है। यहां पर बायोनिक मैन का मतलब है कि ऐसा मैन जिसके अंग बने हो प्रोस्थेटिक ऑर्गन की सहायता से। और प्रोस्थेटिक ऑर्गन क्या होते हैं? कृत्रिम अंग। और कृत्रिम अंग किस प्रणाली पे बेस होते हैं? रोबोटिक सिस्टम प्रणाली पे बेस होते हैं। तो इस दुनिया का जो पहला बायोनिक मैन है वो REX है। REX का फुल फॉर्म जरा देख लीजिए, रोबोटिक एक्सोस्केलेटन। और जो REX है, जो इस दुनिया का पहला बायोनिक मैन है, वो प्रोस्थेटिक ऑर्गन की सहायता से बना इस दुनिया का पहला रोबोट है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये चीज कि बायोनिक मैन जो है वो क्या है? तो बायोनिक मैन प्रोस्थेटिक ऑर्गन की सहायता से बना हुआ इस दुनिया का पहला रोबोट है। तो इसीलिए इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बायोनिक मैन। ठीक है, अब जरा इस चित्र को देखें ध्यान से। इसमें लिखा है स्कैरा रोबोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि स्कैरा रोबोट को बनाया किसने था? ध्यान रखिएगा, स्कैरा रोबोट को हिंदुस्तान में कोच्चि में बनाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोच्चि की रोबोटिक कंपनी जो है सस्त्रा, इसी ने बनाया था स्कैरा रोबोट को। और ये स्कैरा रोबोट जो है इसका फुल फॉर्म आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म है सिलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोट आर्म। तो दरअसल में ये रोबोट आर्म है, इससे किसी चीज को पकड़ सकते हैं, आटे वगैरह को पीसा जा सकता है। तो ये है। और लेकिन सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है 3D प्रिंटेड में, मतलब 3D आयामी चित्रों को प्राप्त करने के लिए स्कैरा रोबोट का प्रयोग किया जाता है, जो कोच्चि की रोबोटिक कंपनी सस्त्रा ने बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी एक हो गया कि सस्त्रा क्या है? कोच्चि की रोबोटिक कंपनी है जिसने कौन सा रोबोट बनाया था? स्कैरा रोबोट बनाया था। स्कैरा का फुल फॉर्म क्या कहलाता है? तो स्कैरा का फुल फॉर्म कहलाता है, जो आप देख रहे हैं, सिलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोट आर्म। क्लियर है चीज? तो यहां पर हमारा रोबोटिक्स में प्री का पूरा सेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब आपके लिए एक छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। और आप लोग जो हैं, चूंकि अब ये YouTube लाइव पे है तो ये तो पेज होगा ही होगा, तो आपको क्या करना है कि इनके जवाबों, इन सवालों के जवाबों को आपको लिखना है अपनी कॉपी पे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। और आगे जो है
उसके लिए लगातार हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का आभार, सभी को धन्यवाद, सभी को थैंक यू वेरी मच।